Welcome back once again. So students, let us start the introduction part of the history chapter 5, revolt. As you can see the picture, 1857 में एक ऐसा रिवोल्ट हुआ था जो हमें आज़ादी के बहुत नज़दीक लाकर कुछ कारणसर वापिस हमको बिठा दिया गुलामी में और 90 साल की हमें इंतज़ारी वो दे गया। क्लियर? इस चैप्टर में हम देखेंगे इन द बिग आइडिया कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या कारण थे रिवोल्ट के, आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कब वो हो गया और कितना कहाँ तक फैला वो देखेंगे, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, कंपनी ने रिवोल्ट को कैसे दबाया वो भी देखेंगे, कॉजेज फॉर फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट दब गया मतलब रिवोल्ट हमारा फेल हो गया, अदरवाइज हमें 90 साल पहले आज़ादी मिल जाती। तो रिवोल्ट का जो फेलियर था उसका क्या कारण था, एंड रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट की वजह से हालांकि 100% फेलियर नहीं था, उसकी वजह से कुछ अच्छे डिसीजंस भी लिए गए, तब जाके 90 साल के बाद हमें आज़ादी मिली, तो वो भी हमें कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे हिस्ट्री मेकर में एक दिया गया है कि लास्ट मुगल रूलर जो था वो अबू जफ़र था, राइट। सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र, उसका नाम था बहादुर शाह टू, राइट, जो 1775 में बोर्न हुआ था, राइट, और काफ़ी छोटी एज में ही एम्परर बन गया था, और रिवोल्ट के लीडर बनने में भी उसने एग्री हो गए थे वो, राइट, और वो पोएट और लिटरेरी फिगर माने काव्य और साहित्य में भी इंटरेस्ट था उसका, राइट। मिरर्स, उसके जो कंपोजिशंस थे, वर्स उसने लिखे हुए, उसमें क्या रिफ्लेक्ट होता था, उसकी फीलिंग्स, जिसमें उसका दुख और दर्द होता था। वाइस वर्सा ब्रिटिश भी अपने पावर में जो राइज कर रही थी अपनी कंट्री में, खुद की कंट्री में, उसका दुख उसको बहुत लग रहा था, तो वो अपनी कंपोजिशन में लिखता था। और उसकी पोइट्री में सबसे अच्छा एक पार्ट कब आया, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो उसमें क्या क्या हुआ वो उसकी पोइट्री में है, राइट। और कुछ चीज़ें अभी भी प्राप्त है, कुलियत ज़फ़र उसने लिखा हुआ था, राइट। नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट, बहुत हिस्ट्री में डीप में अगर जाना है तो ये बात याद रखनी, अदरवाइज इट इज़ वेरी ओके, उसने कुछ खास नहीं किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 3 चीज़ों में डिवाइडेड है पूरा चैप्टर, कॉजेस, इवेंट्स एंड रिजल्ट। क्या कारण थे, तो हम ये कारण जो मेन है वो हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, इमीडिएट कॉजेस। इवेंट देखे जाए तो आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कैसे निकला रिवोल्ट, कैसे चालू हो गया, कैसे फैला, और रिवोल्ट को कैसे दबाया गया, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। एंड रिजल्ट, तो सबसे बड़ा तो ये हुआ कि कंपनी का पावर अब चला गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्वीन का पावर आ गया था, तो कुछ फ़ायदा हुआ भी था। टाइमलाइन अगर देखें, राइट, तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, 48 से लेकर 54 तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी कई पॉलिसी से काफ़ी दुख हो रहा था इंडियंस को। 51 से 60 तक देखा जाए तो 57 में रिवोल्ट हुआ, 58 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चालू हुआ है, 62 में बहादुर शाह का डेथ हुआ। तो ये कुछ टाइमलाइंस है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, दिस फर्स्ट पार्ट। By 1856, most of the Indian subcontinent had been brought under the rule of the EEIC, इंग्लिश इंडिया कंपनी के अंडर में। 1856 तक इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा कंपनी के अंडर में आ गया था। हमारे गुजरात में काफ़ी हिस्सा बाकी था। However, various sections of people were badly affected by the oppressive policies of the British. ब्रिटिश की खराब पॉलिसी की वजह से, दमनकारी, अत्याचारी, अन्यायी पॉलिसी की वजह से काफ़ी लोगों को समाज के
अलग अलग हिस्सों के काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी. During the first half of the 19th century, a series of revolts broke out. 19वीं सदी के पहले हाफ में काफ़ी रिवोल्ट्स निकल पड़े, फट निकले, रिवोल्ट्स हुए. These revolts failed to achieve much success because they were confined to one region or section of society. ये रिवोल्ट ज़्यादा सफलता हासिल करने में असफल हुए या रहे क्योंकि वो रिवोल्ट जो था वो किसी एक रीजन माने एक प्रदेश या किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से सीमित था. पूरा देश जो है दुख सबको हो रहा था, तकलीफ सबको हो रही थी, सब झेल भी रहे थे, बट इन्वॉल्वमेंट सबका नहीं था, उस वजह से असफल रहा. राइट. In the previous chapter we read about some tribal revolts. Eventually a much wider revolt joined by many other sections of society such as rulers, zamindars, soldiers and common people took place. अंत में हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया जिसमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस जो थे वो जुड़ गए. ये 1857 के रिवोल्ट की बात है जिसमें रूलर्स भी थे, कुछ ज़मींदार्स भी थे, सोल्जर्स भी थे और कॉमन पीपल भी थे, लेमेन. This revolt against British rule is famous as the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट के नाम से ये जाना जाता है और फेमस भी है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. When does a revolt occur? कब रिवोल्ट होता है, कोई भी रिवोल्ट? ये एक जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं. People express their resentment against the authorities in a number of ways. लोग ऑथोरिटीज़ के सामने, जिस जो पावर होता है उसके सामने अपना रिजेंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं, अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं अलग अलग तरीक़ों से. कभी शांति से, कभी दंगे फसाद करके, कभी कुछ और तरीक़ों से, लेकिन वो करते हैं. One of these is to launch a revolt. और एक तरीका है रिवोल्ट करना, माने विरोध करना, रिबेल करना. Usually people resort to a revolt when they feel that there is no longer possible to put up with the existing situation. जब लोगों को लगता है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से हम अब पुट अप नहीं कर पाएंगे, हम अब कोप अप नहीं कर पाएंगे, अब हम और झेल नहीं पाएंगे, तब जाके लोग रिवोल्ट करना पसंद करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि सरकार ने कुछ डिसीजन दे दिया और दूसरे दिन निकल पड़े. नो, लोग देखते हैं मीडिया के थ्रू. पहले तो इतना मीडिया नहीं था, पर अब तो मीडिया के थ्रू भी होता है विरोध. राइट. बट उसके बाद भी अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो फिर रिवोल्ट करते. टू बी सक्सेसफुल, a revolt needs a popular leader who can mobilize people for the cause they cherish and command respect from them. अगर कोई रिवोल्ट है उसको सफल होना है तो उस रिवोल्ट को चाहिए कि एक ऐसा पॉपुलर लीडर उसको मिले, चाहे वो एक राज्य के सीमित हो, चाहे वो एक सिटी से सीमित हो या चाहे पूरे देश में हो. उनको एक ऐसा लीडर मिले जो पॉपुलर भी हो और जो क्वालिफाइड भी हो उस रिवोल्ट को लीड करने के लिए. दूसरा ये है कि वो मोबिलाइज कर सकता है लोगों को इकट्ठा करके एक्टिव कर सकता है कि हमारा ये कॉज है, हमारा ये कारण है, उस कारण को लेकर हमें रिवोल्ट करना है. और वो कारण ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ों को लेकर होता है जिसको हम चेरिश करते हैं. चेरिश हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया. चेरिश का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम प्रोटेक्ट करना भी चाहते हैं और हम उसको लव भी करते हैं, बहुत प्यार से रखना भी चाहते हैं. तो सबसे पहले उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हित होता है. हम अपने के लिए अपना अच्छा हो उस चीज़ को तो चेरिश करते ही. उसके बाद देश भी आता है. एंड कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम देम, हम वो चीज़ को रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं और लोगों से ये लीडर को रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए. ऐसा लीडर होना चाहिए. Moreover, it also needs a strong ideological base with popular appeal.
एक रिक्वेस्ट या पॉपुलर अपील के साथ ये रिवोल्ट जो है वो शुरू होना चाहिए, उसका एक आइडियोलॉजिकल बेस होना चाहिए। वो रिवोल्ट किसी इनवैलिड डिमांड के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग दारू की दुकान को खोलने के लिए सरकार के ऊपर रिवोल्ट नहीं कर सकते, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, उनकी प्राथमिक ज़रूरत जो है वो अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर विरोध हो सकता है। किसी लेविश चीज़ को लेकर विरोध नहीं हो सकता है, किसी इनवैलिड इलीगल चीज़ को लेकर रिवोल्ट नहीं हो सकता है। लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ड्रग्स का सप्लाई चालू कर दो, राइट? ओके, और दैट वाज द जनरल डेफिनेशन। अब हम चलते हैं कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। कारण क्या थे वो रिवोल्ट के? The revolt of 1857 took place due to political, economic, socio-religious and military reasons. अलग अलग कारण थे, पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक भी थे, सोशियो रिलीजियस भी थे। कुछ सोशल लेवल पे, कुछ रिलीजियस लेवल पे भी कुछ हुआ था, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। मिलिट्री रीजंस भी थे, तो ये स्टडी करते हैं हम डिटेल में। सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉजेस। राजनीति का क्या कारण था? डिसकंटेंट अमंग द इंडियन रूलर्स। राजनीति माने राज करने वाले लोग। इंडियन जो रूलर्स थे, काफ़ी स्टेट में प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ब्रिटिशर्स के प्रति उनका डिसकंटेंट था। डिसकंटेंट माने असंतोष था। कैसे था वो देखते हैं। The British policies of conquest created unrest among Indian rulers and chiefs. ब्रिटिश की जो दिन प्रतिदिन अलग अलग एरियाज को जीतने की जो पॉलिसीज थी, वो पॉलिसीज को लेकर इंडियन रूलर्स और चीफ अनरेस्ट थे। अनरेस्ट का मतलब है उनको ये दिमाग में बैठती नहीं थी चीज़ कि ठीक हो रहा है या नहीं, राइट? तो इस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान थे। द पॉलिसीज ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर पावर एंड स्टेटस। सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज की वजह से इन सब राजाओं का पावर और स्टेटस छीन लिया गया, उनसे खो गया, उनके पास से वो पावर और स्टेटस चला गया। डिप्राइव वर्ड मतलब किसी हाथ में से किसी चीज का चला जाना। द annexation of Awadh in 1856 on grounds of maladministration deeply hurt the sentiments of the company's sepoys. annexation माने कैंसल कर देना। अवध जो है उसका annexation कैसे हुआ, ब्रिटिश के अंडर में कैसे आ गया कि ब्रिटिश ने 1856 में ऐसा कहा कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया व्हाट इज मैल एडमिनिस्ट्रेशन, खराब तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन। उस आधार पे ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि अवध को अनेक्स करते और अवध का जो नवाब है उनकी बदले अब हम राज करेंगे, क्योंकि वो नवाब मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। उसकी वजह से डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कंपनीज सिपोइज। सिपोइज जो थे कंपनी के, जो इंडियंस थे, उनकी सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हुई। क्यों हर्ट हुई? क्योंकि एज द मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम दिस स्टेट, उनमें से ज़्यादातर लोग इस स्टेट में से अवध को बिलोंग करते थे। तो खुद के स्टेट का ये हाल तो कोई देख नहीं सकता है, इसीलिए जो आर्मी में सिपोइज थे उसके अंदर काफ़ी असंतोष हुआ। द एक्सक्यूज दैट द गवर्नर जनरल डेलहाउसी गेव फॉर एनेक्सिंग अवध वॉज ही वॉन्टेड टू फ्री पीपल फ्रॉम द नवाब्स मिसमैनेजमेंट। इसमें क्या कारण, ये क्या बहाना दिया? एक्सक्यूज वर्ड का यूज़ किया है। बहाना ये दिया कि गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने कि वो अवध को उसके नवाब के मिसमैनेजमेंट से अवध को छुड़वाना चाहता था। गवर्नर जनरल डेलहाउसी, काफ़ी दया आती थी उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को, कि वो सब कुछ इसीलिए हड़प कर रहे थे क्योंकि उनको दया आती थी कि मिसमैनेजमेंट कर रहे।
मिसमैनेजमेंट के बहाने से वो ये हड़प कर खुद मिसमैनेजमेंट कर रहे थे सारे अंग्रेज। हाउएवर दे गोट नो रिलीफ, किसी को कुछ फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। ये देख सकते हैं आप, द कोर्ट ऑफ वाजिद अली शाह और अवध का लास्ट नवाब, राइट। लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन लेकर जा रहे कि कुछ करिए आप। Let us move forward. Under the British, the common people had to pay even more taxes, while those working in the administration and the army were thrown out of jobs. अब ब्रिटिश के अंडर में तो क्या होने लगा, कॉमन पीपल को ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते थे, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रहे थे और आर्मी में वर्क कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया किसी भी कारण या बहाना देकर। और वो एक भी कारण या बहाना वैलिड या प्रैक्टिकल नहीं होता, बट क्योंकि वो पावर में थे उसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो बोलता था तो सबको पता था फिरंगियों की सजा बहुत ही कड़क होती। द तालुकदार्स और ऑफ अवध लॉस्ट देयर लैंड। तालुकदार मतलब जमींदार, जिसके पास जमीन होती, वो अपनी जमीन गंवा चुके थे। मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स, क्राफ्ट्समैन्स, म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट who had catered to the Awadh court lost their livelihood. अवध के दरबार में जो व्यापारी लोग, राइट, जो बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, कारीगर लोग, म्यूजिशियन लोग और आर्टिस्ट लोग जो अपनी आर्टिस्ट्री दिखाते थे, जो अपनी वहाँ पे उपस्थिति के बदले में कुछ पगार पाते थे, वो सब कुछ, वो सेवा करते थे, वो सब कुछ चला गया। और अपने क्योंकि पगार पाते थे तो वो निकाल दिए ब्रिटिशर्स ने, तो उनका लाइवलीहुड खतरे में आ गया। लाइवलीहुड मतलब सरवाइव, अपने जीवन गुजारा चलाना। Between 1848 and 1854, a number of principalities across the Indian subcontinent were annexed under the policy of doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत 48 से 54 तक कई ऐसी प्रिंसिपलिटीज़ थी, कई ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस में, उनको अनेक्स कर दिया गया एक डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत। बहुत खराब पॉलिसी। दीज प्रिंसिपलिटीज इंक्लूड सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर एंड झांसी। ऐसे 5 स्टेट जैसे काफ़ी थे, उनको एनेक्स कर दिया गया। द प्रिंसेस ऑफ दिस स्टेट्स were denied rights of succession. अब उनके जो राजकुमार थे, प्रिंसेस, उनको कह दिया कि आप बड़े होके आप इनका वारिस नहीं बन पाओगे। सक्सेशन का मतलब है उनका वारिस बनना। किसने मना किया? ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एज देयर राइटफुल हेयर। कंपनी ने कह दिया कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो सन अडॉप्ट किया है, दत्तक लिया है, वो सन जो है वो झांसी का राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुछ छल कपट करके झांसी के राजा को भी जहर देकर मरवा दिया था और बच्चे को भी, रानी झांसी के रानी का जो बायोलॉजिकल बच्चा था, उनका खुद का बेटा था, उनको भी कुछ जहर खिलाकर मरवा दिया था, राइट। द नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड तांजोर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स। कार्नेटिक और तांजोर के नवाब ने अपना रॉयल टाइटल गवा दिया, बट माने अब वो राजा नहीं रहेंगे। नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव II, वॉज डिनाइड अ पेंशन एंड फोर्स्ड टू लिव इन कानपुर। कुछ के साथ ब्रिटिशर्स ने डील किया था कि पेंशन दिया जाएगा, बट जब वो राजा मर गए तो उसके बेटे को फिर पेंशन कंटिन्यू नहीं किया और उसको कानपुर भेज दिया गया और सामान्य इंसान की तरह उनको जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद क्योंकि ये हर एक सेक्शन को टच किया था ये तकलीफ, इसीलिए हर एक सेक्शन की डिस्कस करना जरूरी। द फीलिंग्स ऑफ द मुस्लिम्स and common people were greatly hurt when the names of Mughal kings were removed from the coins minted by the company, and when Dalhousie stated that descendants of the Mughal ruler Bahadur Shah II would be evicted from the palace in the Red Fort of Delhi after his death.
मुस्लिम समुदाय और काफ़ी ऐसे कॉमन लोग थे नॉन मुस्लिम, उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई बहुत बड़े पैमाने पे जब कंपनी ने मुगल किंग्स के नाम जो थे वो किंग कॉइन में से जो मिंट होती है जिसको टंकशाड़ बोलते हैं, जिसमें कॉइन्स बनते हैं, उस कॉइन्स में से मुगल किंग्स के नाम को हटा दिया गया। और जब डेलहाउजी ने कहा कि बहादुर शाह टू, जो तब का लास्ट मुगल रूलर था, वो बहादुर शाह टू, उसके मरने के बाद उसके कोई भी डिसेंडेंट्स माने उसके कोई भी वारिस को दिल्ली के रेड फोर्ट में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको एविक्टेड करा दिया जाएगा, माने खाली करा दिया जाएगा। बहादुर शाह टू के बाद उसके कोई डिसेंडेंट्स को उसमें रहने दिया नहीं जाएगा। बहादुर शाह टू वॉज टू बी द लास्ट मुगल रूलर, वो रूलर लास्ट मुगल रूलर कहलाएगा, राइट। उसके बाद जो आएंगे वो सिर्फ प्रिंस ही कहलाएंगे। कैनिंग ने डिक्लेयर किया इन 1856, मैं यहाँ पे लॉर्ड वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो लॉर्ड कहलाने के लायक नहीं है, हम तो लॉर्ड भगवान को कहते हैं, तो हम इसको क्यों कहें, राइट। तो जब जब ये वर्ड आएगा तो हम लॉर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रति कुछ तो डिग्निटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। कैनिंग डिक्लेयर्ड इन 1856 that after the death of Bahadur Shah II, his successors would not be recognized as kings but would be called princes. बहादुर शाह टू के मरने के बाद उनको राजा कहा जाएगा, उसके बाद सारे उनके जो सक्सेसर्स होंगे, उसके बेटे के बेटे, वो सबको प्रिंस कहा जाएगा, किंग कोई नहीं बन पाएगा। These actions created unrest among the ruling families and made others fearful that a similar fate awaited them. ऐसी एक्शंस की वजह से रूलिंग फैमिलीज के अंदर थोड़ा अनरेस्ट हुआ, थोड़ा परेशानी होने लगी, एंड दूसरे राज्यों के राजा को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो, ऐसा ही फेट माने नसीब। दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस कैसे हुआ? डिसकंटेंट अमंग पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, किसान और कारीगर, उसके मन में असंतोष होना। Another important cause of discontent was the British policy of economic exploitation of India, which affected all sections of Indian society. ये नाराजगी का दूसरा, असंतोष का दूसरा एक कारण था कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंडिया को एक्सप्लॉइट करने की, लूट लेने की, उस पॉलिसी की वजह से इंडियन सोसाइटी के काफ़ी सेक्शंस को असर हुआ। The self-sufficiency of the village economy was lost due to the commercialization of agriculture, which made the peasants grow cash crops instead of food crops. विलेज इकोनॉमी पहले क्या था कि कोई गांव होता था तो वो किसी दूसरे गांव पे भी निर्भर नहीं रहता था, उसको जो चाहिए था वो खुद ही कर लेता था। हमारे सारे गांव आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर वर्ड अभी जो आ रहा है, तो पहले पूरा इंडिया आत्मनिर्भर था, ज़्यादातर बाहर से कुछ नहीं आता था, कुछ इंपोर्ट नहीं होता था। तो सारे गांव की आत्मनिर्भरता चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ। पहले एग्रीकल्चर कैसा होता था? खुद को जरूरत है उतना उगाएंगे, जितना ज़्यादा उगा वो सब कुछ बेच देंगे। बट कॉमर्शियलाइजेशन हो मतलब पूरा का पूरा उगाना बेचने के लिए ही उगाना। तो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से पीजेंट्स जो है उनको कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स किया गया इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में क्या होता था, उनका जीवन गुजारा भी चल जाता था, कुछ ज़्यादा बेच के, कुछ एक्स्ट्रा जो सरप्लस था वो बेच के उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है तो वो भी ले सकते थे। बट अभी कैश क्रॉप्स आने लगे। कैश क्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं? फूड क्रॉप्स नहीं होते। वो शुगर कैन है, राइट, और भी बीन्स है, वो ऐसे क्रॉप्स थे कि जो बेचने से पैसा मिलेगा। बट फूड क्रॉप्स जैसे कि जिसकी वजह से हमारी भूख संतोष हो, वैसे कैश क्रॉप्स नहीं होते।
The peasants were subjected to inhuman operation and made to sell their crops at nominal prices. Peasants को अमानवीय अत्याचार उसके ऊपर किया जाता था और उनके खुद के क्रॉप्स को एकदम सस्ते भाव में बेचने को मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता। Both the peasants and zamindars were dissatisfied with the revenue policy of the British. ब्रिटिश की ये जो रेवेन्यू पॉलिसी थी उसकी वजह से पीजेंट्स और जमींदार्स दोनों डिससेटिस्फाइड थे, माने असंतुष्ट थे। They were against the high taxes and the harsh methods of revenue collection. ये जो टैक्स कलेक्शन की मेथड थी वो काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी हार्श थी, काफ़ी तकलीफदायक थी, उसके अगेंस्ट थे ये पीजेंट्स और जमींदार्स। In the newly acquired territories, the British established direct contact with the peasants who lost their rights and were often evicted from their lands. नए नए टेरिटरीज जो थी उसमें ब्रिटिश क्या करते थे, डायरेक्टली पीजेंट से कांटेक्ट करते थे, राइट। वो अपने अधिकार भी गवा चुके और कभी कभी तो उनको अपनी ही जमीन से निकाल दिया जाता था। Many riots found themselves in the clutches of the merciless moneylenders. काफ़ी ऐसे रियोट्स थे जो उनको रियलाइज हुआ कि वो दयाहीन, मर्सीलेस माने दयाहीन, मनी लेंडर्स माने मनी को उधार देने वाले, पैसा देने वाले, फिर ब्याज पे पैसा देने वाले, उनकी जकड़ में वो और खींचे जा रहे, ऐसा रियोट्स को लगने लगा। रियोट्स माने किसान। Their efforts to free themselves were not supported by the police or government officials. वो अगर कंप्लेन करते थे कि हम ऐसे लोन साइकिल में फंस चुके हैं, अब हम बाहर नहीं निकल सकते, तो गवर्नमेंट भी उसको कुछ नहीं बोलती थी, पुलिस भी उसकी सहायता नहीं कर। Large areas of lands were confiscated and sold to the highest bidders. उनके काफ़ी ज़मीन को कॉन्फिस्केट किया गया, जब्त किया गया और बड़ी नीलामी बोलने वाले को उसकी नीलामी करते थे और बड़ी बोलने वाले को, बड़ी नीलामी बोलने वाले को वो जमीन बेच देते थे। The large scale inflow of British manufactured goods into India made Indian handmade goods costlier. जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स का बड़े पैमाने पे इंडिया में आना चालू हो गया, तब इंडिया का हाथ से बना हुआ माल सामान महंगा होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश का मैन्युफैक्चरिंग का किस में होता था, मशीन में होता था। पीपल प्रीफर्ड मशीन मेड गुड्स विच वेर अवेलेबल इन क्वांटिटी एंड वेर चिप। लोग मशीन में बने हुए चीज़ों को पसंद करने लगे जो कि बड़े पैमाने पे भी अवेलेबल था और वो सस्ता भी था। Thus इंडियन आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन वेर रूइंड। इस वजह से भारत के जो कारीगर और मजदूरी करने वाले जो लोग थे वो सब रूइन हो गए। रूइन माने तबाह हो गए। ये देखिए, आप देख सकते हैं ग्लास मेकर्स, सैंड होते हैं उसको पिघला के ग्लास बनाते हैं, राइट। और ग्लास से ही जुड़ा एक वर्ड है जो अभी काफ़ी कॉमनली यूज होता है, उसका नाम है फियास्को। फियास्को मतलब ग्लास का अगर कोई पॉट बनाते थे तो ग्लास में यू डू नॉट गेट अनदर चांस टू मॉडिफाई और रिपेयर, राइट। तो उसको एग्जैक्ट शेप में फुलाना होता था और अगर वो नहीं होता था तो वो बिगड़ जाता था, तो उसको फियास्को कहते थे। आजकल काफ़ी चीज़ों में हमको फेलियर मिलता है तो उसको फियास्को कहते हैं। The drain of wealth, lack of modern industries and unemployment of several sections of society added to the economic grievances of the people. संपत्ति खलास हो गई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का हमारे पास लैक था, माने कमी थी, और अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। लोग अपने कामों से, क्योंकि उनके काम की डिमांड नहीं रहती थी, तो वो बेरोजगार बनने लगे। उसकी वजह से सोसाइटी के ज़्यादातर सेक्शंस जो थे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस माने कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब वो करे क्या, पैसा नहीं है, खाना तो चाहिए,
क्या करें। सो ये था इकोनॉमिक रीजन। नेक्स्ट इज सोशियो रिलीजियस रीजन्स, राइट, सोसाइटी और रिलीजियन दोनों का। तो सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वेर व्यूड एज अ थ्रेट। ब्रिटिश जो सोसाइटी में चेंज लाते थे उसको एक रिस्क के तौर पे, उसको एक थ्रेट के तौर पे देखा जाता था इंडियंस के द्वारा। फर्स्ट है सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। सामाजिक बदलाव जो आता था और भारतीय लोग उस बदलाव लाता था कौन? ब्रिटिश लाते थे, और भारतीय उनको कैसे रिस्पोंड करते थे ये चेंज को, वो देखे। The British passed laws to stop various social evils prevailing at that time. ब्रिटिश ने कुछ कायदे बनाए, जिस कायदे का उसका पर्पस ये था कि उस समय समाज में कुछ इविल्स प्रिवेल करते थे, उस समय एग्जिस्ट थे, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। उस इविल को स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश ने कुछ कायदे कानून बनाए। हालांकि कुछ सही में इविल थे, कुछ लॉज ऐसे थे। द अबोलिशन ऑफ सती, legalization of widow remarriage and extension of western education to women were viewed with great suspicion by conservative sections of Indian society and considered as undue interference in the social customs of the country. ब्रिटिशर्स ने जब सती का अबोलिशन किया, माने सती आपने पहले भी चैप्टर में देख चुके हैं, जिसका पति मर जाता है उनको पति की जलती हुई चिता में बैठकर खुद को भी जला देना है, तो ब्रिटिश ने वो बंद किया। विडो रीमैरेज, जो विधवा होती थी उसका पुनः विवाह नहीं होता था, ब्रिटिश ने वो चालू करवाया। एंड वेस्टर्न एजुकेशन, वुमन को कभी भी गर्ल एजुकेशन नहीं दिया जाता था, वुमन एजुकेशन कभी भी नहीं दिया जाता था, तो वो भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया। उसको काफ़ी सस्पिशन, काफ़ी शंका की नज़रों से देखते थे, डाउटफुली देखते थे। कौन देखते थे? कॉन्जर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत के कॉन्जर्वेटिव सेक्शन, जो पुरानी सोच रखते हैं, जो अपना ही मत, अपना ही ओपिनियन सही है ऐसा मानने वाले लोग जो थे, राइट, उनको ये काफ़ी डाउटफुल लगा। लेकिन ये ब्रिटिशर्स का कहना है, हकीकत में वो सही था, वो कॉन्जर्वेटिव थे, लेकिन वो काफ़ी दीर्घ दृष्टि वाले भी थे। उनको लगता था कि ऐसे ऐसे कायदे कानून से आगे जाके हमारे समाज में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और वो ऐसा कहने लगे कि ये एक सोशल कस्टम्स ऑफ द कंट्री में उन लोगों का एक अनड्यू इंटरफ्रेंस है जो नहीं होना चाहिए, दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिज्म एंड थ्रेट टू रिलीजियन। नेक्स्ट इज रेसिज्म एंड थ्रेट टू रिलीजियन। रेसिज्म माने, रेस माने किसी सोसाइटी में जो डिवीज़न होता है, राइट, कास्ट, संप्रदाय, धर्म, राइट, वो उसको लेकर भेदभाव करना। सोशल डिस्क्रिमिनेशन faced by the Indians due to the British attitude of racial superiority was a major cause of discontent. इंडियंस जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, सामाजिक तौर पे भेदभाव उसके साथ बहुत ही होता था, और वो भेदभाव ब्रिटिशर्स करते थे। ड्यू टू द ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, ब्रिटिश मानते थे कि वाइट्स जो है वो सुपीरियर है और ब्लैक माने इंडियंस जो है वो इन्फीरियर है, वो लो लेवल के हैं। तो वो बहुत बड़ा इश्यू था जिसकी वजह से लोग नाराज होते थे। द ब्रिटिश डिस्क्राइब्ड हिंदू एज बारबरियंस एंड मुस्लिम्स एज क्रूअल एंड इनटॉलरेंट। हिंदू को बारबरियन कहा, काफ़ी खराब वर्ड्स यूज़ किए। मुस्लिम को क्रूअल कहा, मतलब खतरनाक, घातकी, और इनटॉलरेंट माने असहिष्णु कहा, राइट। तो उसकी वजह से तकलीफ होने लगी और लोग काफ़ी गुस्सा होने लगा और असंतोष भी होने लगा।
ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफन असॉल्टेड एंड इंसल्टेड इंडियंस पब्लिकली। जाहिर में काफ़ी बार ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडियंस को फिजिकल अटैक भी करते थे और इंसल्ट भी करते थे। एजुकेटेड इंडियंस वेर डिनाइड प्रमोशंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू हाई पोजीशंस। कभी कभी एजुकेटेड इंडियंस जो होते थे उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, काफ़ी अच्छा एजुकेशन, काफ़ी अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी, और उनको हाई पोजीशन पे जॉब मिलने की, अपॉइंटमेंट मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती नहीं थी, मौका भी नहीं मिलता था, जस्ट बिकॉज दे वेर इंडियंस। कभी कभी उसका नॉलेज ब्रिटिशर्स के से भी बढ़ जाता था, फिर भी दे वेर फोर्स टू स्टिक टू सबऑर्डिनेट पोजिशंस इन ऑल द सर्विसेज एंड पुट अप विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी जॉब हो उनको ब्रिटिशर्स के नीचे वाला ही पोस्ट मिलता था, कोई ब्रिटिशर्स से ऊपर नहीं जा पाता था, और उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था, उनके साथ भेदभाव होता ही था कि तुम ब्लैक हो, तुम ये हो, वो हो, राइट। People felt threatened by the activities of Christian missionaries who were supported by the government. अब गवर्नमेंट क्रिश्चियन थी तो क्रिश्चियन को सपोर्ट करेगी, क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट करती थी, और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी क्रिश्चियन मिशनरीज की, ज़्यादातर तो कन्वर्ट करते रहते थे वो नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन में। उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से लोगों को डर लगने लगा था। Land belonging to temples and mosques was taxed, which hurt people's religious sentiments and deprived families dependent on these lands of their income. जो ज़मीन मंदिर और मस्जिद की होती थी उसके ऊपर टैक्स लगता था, और चर्च की ज़मीन पे या चर्च पे टैक्स नहीं लगता था। उसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगी, और उसकी वजह से उनकी जो ये मंदिर और मस्जिद की लैंड की जो इनकम थी, उस इनकम पे जो लोग, जो फैमिलीज़ सर्वाइव होते थे, डिपेंडेंट होते थे, राइट, उनका सर्वाइवल काफ़ी खतरे में आ गए, राइट। तो ये थे रिलीजियस कॉजेस जिसकी वजह से लोगों को डिससेटिस्फेक्शन हुआ और फिर लोग रिबेल करने के लिए मजबूर हो गए। नेक्स्ट इज मिलिट्री कॉजेस डिसकंटेंटेड सिपोइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।